नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण खोटे और आज मैं आपको अपना दलित चेतना व आंदोलन के सहयात्री सीरीज में आपके सामने आशीष मनपिया जी को पेश कर रहा हूं। आशीष मनपिया जी मूल रूप से एक स्वर्ण व्यापारी हैं और नागपुर में रहते हैं। आशीष जी वाल्मीकि समाज से हैं और आज हमको ये देखना है कि कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचे, क्योंकि दलित समाज वर्ण व्यवस्था में सबसे आखिरी पायदान पे है, जिसको ऐतिहासिक तौर पे संसाधनों पे, रिसोर्सेस पे किसी भी तरह के अधिकार से बाहर कर दिया गया। और यही कारण है, ये एक ऐसा समाज है जिसके पास किसी भी तरह के कोई भी संसाधन नहीं है। आजादी के बाद से जो संविधान के तहत उन्हें जो अधिकार मिले, उस अधिकार से के मार्फत शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से दलित वर्ग के, वाल्मीकि समाज के युवाओं ने एक नए नए बड़े मुकाम हासिल किए हैं। इस पहले के दौर में ये शिक्षा का प्रभाव ये रहा कि अधिकतर ऐसे नौजवान सरकारी नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से गए और उन्होंने अपनी अगली पीढ़ियों को बेहतर जीवन देने में सफलता प्राप्त की। आज की जो नई युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी के पास महज नौकरी तक सीमित होने का सपना नहीं है। वो इस देश के तमाम संसाधनों पे, तमाम क्षेत्रों पे हस्तक्षेप करके अपने लिए एक नया रास्ता, एक नया मुकाम तय कर रहे हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ साथी हैं आशीष मनपिया जी। और आशीष मनपिया जी जो हैं, वो आज हमें बताएंगे आखिर एक सफाई कर्मी समाज के व्यक्ति परिवार से निकल करके कैसे वो एक स्वर्ण व्यापारी के मुकाम तक पहुंचे हैं। तो आशीष जी, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आपके पूर्वज, आपके माता पिता और उनके पहले की पीढ़ी किस तरह से जीवन यापन करती थी, और वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपकी जिंदगी को बदलने का आपने इरादा तय किया। सबसे पहले तो साहब मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों में एक तो जन जागृति फैला रहे हैं, साथ में अपने समाज में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको उदाहरण रख के लोगों में जो जन जागृति आप कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। शुक्रिया। और जैसे खोटी जी आपने बताया कि मेरे जो पूर्वज थे वो कानपुर से बिलोंग करते थे। अच्छा। जैसे हमारे नाना नाना जी थे छेदीलाल जी, और हमारी नानी थी, ये हमारे माँ वगैरह सब वहीं के कानपुर से बिलोंग करते थे। कानपुर में नया पुरवा करके एक एरिया है, वहां से तो बहुत साल पहले वो यहाँ नागपुर में आ गए। नागपुर में आने के बाद हमारी मम्मी की शादी हुई। हमारे पिताजी है अजय मनपिया, अजय भोजराज जी मनपिया, वो सिरसपेट में रहते थे नागपुर में। जो सिरसपेट एक ऐसी बस्ती है जो अपन जिसको झोपड़पट्टी बोल सकते हैं। झोपड़पट्टी अच्छा, पट्टी से भी स्लम छोटी एरिया छोटी, था। जैसे बहुत इस्लाम एरिया है कि जैसे ये क्या समुंदर मूल में। रूप से वाल्मीकि समाज का स्लम एरिया था? हाँ, मूल रूप से वाल्मीकि समाज का स्लम एरिया है। तो और वहाँ आपके समुंदर के। पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी उस समय इनको सफाई मजदूरी थे। अच्छा। हाँ, तो सफाई मजदूर रहने उनको बाद में लगी, बट उस समय हमारे नाना जी तो हमारे दादाजी तो जो थे वो काम करते थे सफाई मजदूर का। तो उनकी जगह पे हमारे पिताजी को नौकरी लगी थी। अच्छा। अब उस समय भी अगर आप नौकरी का बोलेंगे तो सफाई मजदूर को भी उस समय भी पैसे बहुत ही कम मिलते थे। इतना नहीं मिलता था कि वो अपना परिवार चला सके। अब हम हो गए, हमारी पिताजी पिताजी और माँ, और हम चार बच्चे। अब इन सबका पेट भरने के लिए दोनों को मुश्किल तो जाती थी। निश्चित तौर साथ पे। ही साथ एक नौकरी के साथ मेरे चाचा, तीन चाचा थे, तीन बुआ थी, मेरे पिताजी, और हम लोग चार। इन सबको पालने पोसने का काम सिर्फ पिताजी करते थे। इस कारण पालने के लिए जो तकलीफें जाती है, जो भरण पोषण के लिए जो तकलीफें जाती है, वो फेस कर ही रहे थे। तो इस चक्कर में फिर मम्मी को भी काम के लिए निकलना पड़ा। उन्होंने भी चालू किया। तो काम उन्होंने कहाँ से चालू किया, जैसे बंगले, बिल्डिंगों में जाना, झाड़ू मारना, वहाँ स्वीपिंग करना, वहाँ के जितने भी सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाके जितनी भी सीढ़ियां है वो साफ करना, सड़क पे झाड़ू मारना, ये सब काम उन्होंने किया। तो दो, एक की वजह से दो हो गए तो धीरे धीरे हमारा परिवार ठीक चलने ठाक है ना, लगा। 2 जून की रोटी खा लेता था, इस टाइप का हो गया। फिर हमारे दादाजी ने एक बहुत अच्छा काम करके गए थे कि उन्होंने
एक शेयर्स खरीदा था, एक अपने ही वाल्मीकि समाज का एक पर्टिकुलर एरिया था, वहां पे प्लॉट्स निकल रहे थे, तो उसके शेयर्स खरीद के रखा था। तो हमको वहां पे एक प्लॉट अलॉट हो गया, तो हमारा पूरा परिवार वहां शिफ्ट हो गया। अब वो एरिया इतना अच्छा था, यानी खुली खुली जगह, गार्डन और बाकी हर चीज, एटमोस्फेयर बहुत ही खूबसूरत था। बट तो उसका भी मेंटेनेंस करने के लिए, मकान बनाने के लिए भी पैसा लगता है। और आपको तो पता है कि अपने समाज में ऐसा है, ना जमीन थी, ना जायदाद थी, ना कोई सपोर्टर थे। निश्चित तौर पे फिर कैसे वो कोशिश किए, फिर मैं हम लोग भी धीरे धीरे बड़े होते गए, तो पैसों की थोड़ी तंगी और नजर आने लगी, क्योंकि कर्जा उठा के मकान बनाए। अब आपको ये चीज भी पता होगी कि कर्जा उठाने के बाद सूदखोर तो छोड़ता नहीं है, तो उनको देने के चक्कर में आधा पैसा चला जाता था। उस हिसाब से हम लोग धीरे 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 करने लगे। तो थोड़ा मैं 10वीं तक का पढ़ाई किया हूँ, तो 10वीं तक का पढ़ाई करने के बाद में घर के हालात थोड़े और डगमगा गए। आप जानते होंगे कि भाई जैसे जैसे नौकरियों को पानी लगती है, तो मेरे हमारे पिताजी को भी थोड़ा मुश्किल जारी थी कमाई करने में। तो 10वीं तक मैं पढ़ाई करके फिर मैं खुद निकल गया। तो अच्छा मम्मी के साथ में जाता था साफ सफाई का काम करने। धीरे धीरे उन्होंने सिखाया। उसके बाद जैसे पिताजी के साथ में जाना है तो उनके साथ जाता था। तब तक हमें मेरे दोनों, एक भाई जो चौथा भाई था सबसे लास्ट का, उसकी डेथ हो गई। बाकी दोनों भाई थे, सॉरी, दोनों भाई थे, वो पढ़ाई कर रहे थे। तो उनको पढ़ाई करने के चक्कर में मैं निकल गया बाहर, और मैंने भी करना चालू किया। अब साहब वहां जब झाड़ू मारने जाते थे, तो सब बड़े बड़े घर के लोग, ऊंचे वर्ण के लोग, तो वहां अगर हम अगर पानी भी पीने के लिए मांगे ना, तो पानी ऐसे दिया जाता था हाथों में। तो वो व्यवस्था, अब वो बच्चा दिमाग अपना इतना बड़ा तो दिमाग होता नहीं उस समय, जाति प्रथा क्या होती है तो समझ में आता नहीं है। मगर वो चीज मन में घर कर गई कि भैया ऐसा क्यों, ये सिर्फ पैसे का फर्क है या और किसी चीज का है। तो जैसे भी वो पानी देते थे हम पीते थे, जिंदगी धीरे धीरे निकल रही थी। बट मैंने सोच लिया था कि भाई ये करते करते हमको साथ में कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि इस वजह मतलब से हम आगे बढ़ नहीं जिस सकते। जिस तिरस्कार को आपने वहां जा करके महसूस किया, उस जी, तिरस्कार से आपके मन के अंदर एक विद्रोह या एक आक्रोश धीरे धीरे पनप रहा था, जो आपको कहीं जी, किसी नए इरादे की तरफ मजबूत भी कर रहा था। ये जी, सही बोले आपने। सो बस वैसा ही हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब अपने क्या करना चाहिए कि हम ये कैसे लड़ाई झगड़ा करके, बोल के या कुछ करके तो अपना वो आक्रोश शांत नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ। मैंने ये सोचा कि भाई आक्रोश को अगर हमको शांत करना है, तो उसके लिए इनसे बड़ा बन के दिखाओ, या निश्चित। कोशिश तो करो कि ये कम से कम हमको बराबरी का तो समझे। तो वो कोशिश करने के चक्कर में फिर मैंने छोटा मोटा काम करके थोड़ा बहुत पैसे वैसे जमा किया। पैसे जमा करके मैंने उस समय ग्रीन पेट्रोल करके एक ये रहता था, नया नया आया था पेट्रोल का। तो पेट्रोल की मैंने एजेंसी लिया, वो अच्छा पेट्रोल बेचना चालू किया। उस समय पेट्रोल पंप बहुत दूर दूर रहते थे, अच्छा। यानी कम से कम आप मानिएगा तो 6-6 किलोमीटर दूर में पेट्रोल पंप रहता था। तो अच्छा क्या करते थे हम, बॉटल में पेट्रोल भर के अपने रख देते थे पास में। बंदा आता था, पेट्रोल डलवाता था, पैसे देता था, वैसे पैसा जमा किया। एक दिन क्या हो गया कि वो लाइसेंस भी गवर्नमेंट ने निरस्त कर दिया, वो बंद करवा दिया। तो उसी जगह पे जहां मेरी दुकान थी, तिरंगा चौक नागपुर में, वहां मैंने फिर लॉटरी का काम चालू किया। अच्छा। लॉटरी चालू करके, हाँ, पेपर लॉटरी थी। पेपर लॉटरी बढ़िया चलती गई, अच्छा काम चला। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा, अपने ही समाज के 4-5-10 लोग और साथ में जुड़ गए। बट अचानक से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने पेपर लॉटरी बंद कर दी, ऑनलाइन लॉटरी पे आ गया। ऑनलाइन लॉटरी कुछ चलती नहीं थी। फिर कोशिश करना करना क्या, क्योंकि खाली बैठने का दिमाग तो था नहीं, कुछ ना कुछ करना है। तो फिर हमारे ही घर के पास में एक प्लॉट खाली था, वो प्लॉट का सौदा करके वो प्लॉट खरीद के हमने वहां पे कबाड़ी का काम चालू किया। अब कबाड़ी का काम चालू किया सर, कबाड़ी का काम बहुत अच्छा चलता था, बहुत ही अच्छा, पैसा भी अच्छा था। बट वो स्टेटस नहीं मिल पा रहा था, कहीं ना कहीं ये खटखट होती थी मन में कि भाई ऐसा क्या है कि वो वहां तक अपन पहुंच नहीं पा रहे। सारा सारा जो दर्द था, वो तिरस्कार जो था, वो सम्मान जी, की भावना को और मजबूत करता चला गया। कबाड़ी के काम को आज भी हीन भावना से ही देखा निश्चित जाता तौर है। पे। तो वो सम्मान फिर भी नहीं मिल पा रहा था। तब धीरे धीरे पैसा बन गया था,
काम अच्छा चला था, तो जानकारी कुछ सोनार की थी नहीं, आज तक कभी जिंदगी में किए नहीं थे, बट पढ़ने का शौक बहुत था। उस समय तक जैसे ये अपने स्मार्टफोन वगैरह ये सब आ गए थे, तो उसी में गूगल करके धीरे धीरे उसका रिसर्च किए, सोचे समझे देखे। तो हमारे ही थोड़ा सा घर के सामने में 2-3 कमरे बिकने निकले थे, तो मैंने लेके रख लिया था उसको, वो रखे थे मेरे पास में। बोला खाली रहने से अच्छा कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो ऐसा सोच के मैंने सोनार की दुकान एक डालने के बाद में वो दुकान धीरे धीरे चलने लगी। वहां लोग नए नए आने लगे। जो लोग आते थे वो न जात पूछते थे न जमात पूछते थे, वो सिर्फ एक ही चीज पूछते थे, साहेब सोना चांगला है क्या? मैंने मराठी में बोलते थे, शुद्ध है सर या सोना नहीं। अच्छा है। हाँ, सोना अच्छा है क्या? उस चीज में भी तकलीफें बहुत हुई कि एक तो हम इस जमात से हैं, तो लोग आने के लिए बहुत कतराते थे। तो उस जगह में मुझे ऐसा करना पड़ा कि पहले खुद को पीछे ही रखना पड़ा, अच्छा। सामने दूसरे लोगों को रखना पड़ा जिनका जान पहचान अच्छी हो, और अगर अपनी जात बताए बगैर काम होता है तो ऐसे लोगों को सामने रखना पड़ा। यानी जो अपने कर्मचारी थे, वो जो ओनर था, मैं हमेशा बैक स्टेज ही रहा, हमेशा कि बैक रहो तो अच्छा है। फिर धीरे धीरे लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना चालू किया, देखे कि भाई माल अच्छा देता है, रिजनेबल अच्छा देता है, हर चीज में क्वालिटी है, क्वांटिटी है, तो लोग आने लगे। तो मैं भी सामने जाने लगा। तो वो जो स्टेटस है सर, वो धीरे धीरे अच्छा ऊंचा होता गया, लोग हर काम में बुलाने लगे। अब आपको इसी चीज में एक गम्मत की बात बताऊंगा, मजाक जैसी, कि यानी कैसे जिंदगी में सिचुएशन कैसी होती। जो लेडी मेरे को ऐसे पानी पिलाते थे, वही अपने शॉप में आए, वाह। अपने यहाँ से खरीदी किए, शायद और जीवन का उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा आपके लिए वो। और अप्रिशिएट किए कि बेटा बहुत अच्छा काम किया करके, ऐसा करके अप्रिशिएट किए, उन्होंने आशीर्वाद दिए। मैं यही सोचा कि आप मन में ये सोचा कि आपने अगर पहले अगर दे दिया होता तो मैं यहाँ से और बड़ा बनता। मगर खैर, वो जोक्स अपार्ट, बट बहुत अच्छी खुशी हुई, दिल को मन को शांति हुई। तो धीरे धीरे करते करते सर फिर मैंने ये सोचा कि भाई एक दुकान चल निकली, फिर दूसरे भी दुकान डाला, फिर तीसरी डाला, फिर चौथी डाला। ऐसे 4 शॉप मेरे नागपुर शहर में सोने की है। साथ में ही मैंने एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी डाल दिया, जिसमें अपने ही सफाई कामगार लोगों को लोन दिया जाता है। हम कर्ज देते हैं उनको, सफाई कामगार लोगों को वैसे भी कहीं कर्ज नहीं देते, आपने देखा होगा, ये शाश्वत सत्य। आप या जब बहुत कभी ऊंची बैंक दरों से, पे दिया जाता है। हाँ, या फिर बहुत ऊंची जो दरों पे जो दिया इसमें जाता है एक वो। बार फंस गया वो खत्म होकर के ही जाता है। जी जी, बहुत ऊंची दरों पे दिया जाता है। तो उस कर्ज का मैंने सोसाइटी डाला, बच्ची के नाम से सोसाइटी किया, आराध्या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसके थ्रू हमने धीरे धीरे लोनिंग करना चालू किया, कर्ज बांटना चालू अब किया। तक कितने लोगों को अब आपने लोन दे दिया होगा। कम से कम हमारे समाज के 750 से 800 लोग होंगे, अपने बहुत समाज अच्छा। के। तो अभी नागपुर शहर में आपके पास 4 अपनी ज्वेलरी की दुकानें हैं और प्लस जी की जी एक सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो साल में ये प्लस एक पूरा प्रॉफिट, ट्रांजैक्शन कितना हो जाता होगा। कम से कम 10 करोड़ के आसपास हो जाता है सर। 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन आप करते हैं। जी सर। आशीष जी, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहाँ तो सफाई मजदूर के बेटे उसके बाद मजबूरी में खुद भी सफाई के काम में जाना, और उसके बाद विभिन्न तरह के छोटे छोटे काम करते हुए एक इस मुकाम पे आ जाना कि आज आप एक बहुत शानदार ज्वेलर्स की श्रृंखला बना रहे हैं, ज्वेलरी कंपनी की एक श्रृंखला बना रहे हैं, साथ में आप कोऑपरेटिव जी सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहे हैं। क्या लगता जी है कि आप जैसे उद्यमी जब आप एक मुकाम पे पहुंचे हैं, तो जैसा मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है कि आपके साथ आपके समाज के युवाओं का एक बहुत बड़ा समूह भी आपसे बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ रहता है और आपको एक जी तरह से अपने आइडियल की तरह भी देखता है। तो जी आपके बीच ये जो नौजवान हैं, क्या आपको देख करके ये जब इंस्पायर होते हैं तो ये लोग भी कुछ नया करने की तरफ बढ़ते हैं। जी, उनको यही, बहुत से लोग पूछने भी आते कि भाऊ क्या करूं, कैसा करूं। तो मैं उनको यही बताता हूँ, बेटा तू अभी सुबह 7 से लेके 2 बजे तक नौकरी करता है, नौकरी करके घर में सो मत जा। बढ़िया मैं रास्ता बताता हूँ, अपने ही बैंक से कर्जा ले, उठा के मुंबई जाओ,
वहां से टी शर्ट खरीद के ला और लगा दे मेरे दुकान के सामने ठेला वाले को, बढ़िया, क्या प्रॉब्लम है? अपने को 2 पैसा मिलेगा, कम से कम अपना 2 बजे से 8 बजे तक भी बिजनेस करेगा तो तेरा ही ग्रोथ बढ़ेगा, तू ही आगे बढ़ेगा भाई। ऐसा मैं उन सभी को समझाता हूँ। और मैं ये भी सोचता हूँ कि अपने ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा उद्यमी बनना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं। ये लोग अगर आगे बढ़ जाए और व्यापार करने लगे, व्यापार करने के बाद तो हमारी हाथ वैसे भी नहीं पकड़ता, क्योंकि अपना समाज वैसे भी विश्वासु है। हमने तो निश्चित तौर पे अपनी सीरीज का नाम ही रखा है कि श्रमजीवी समाज से उद्यमी समाज की तरफ बढ़ते कदम, क्योंकि जी उद्देश्य ये है कि आज की जो स्थिति है कि पूरे के पूरे जो निजीकरण के कारण से हाथ से सफाई करने का काम भी जा रहा है। नगर पालिकाओं में नई नौकरियां नहीं है और जी 20-30 साल से लोग वहां ठेके पे काम करते करते रिटायर हो जा रहे हैं। पहले तो जी और एक दृष्टिकोण से अच्छा ये हुआ कि चूंकि नई नौकरियां नहीं निकल रही हैं, तो जो नई पीढ़ी आ रही है उसको बचपन से ही जो बता दिया जाता है कि तुम्हारे लिए एक काम तो परमानेंट है उपलब्ध, कि तुम झाड़ू पकड़ जी सकते हो। वो वो जो एक रास्ता बंद करने से नए रास्ते खुल गए, और खुल शायद गए। इस नए रास्ते खुल गए क्योंकि अब इन युवाओं ने नए तरह से नए रास्ते तलाशने शुरू किए, जिसके आप एक खुद में बहुत शानदार उदाहरण हैं। जी एक बात बताइए, आप जी आपके परिवार में बाकी लोग भी इसी तरह के व्यापार में हैं या एक ये पूरा पारिवारिक व्यापार है? ये एक मान के चलिए कि एक पारिवारिक व्यवहार व्यापार है। मेरे भाई वगैरह सब मेरी मदद करते हैं। बस एक भाई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा निकला, तो आज वो नागपुर शहर में पीएसआई एक अधिकारी है पुलिस में, अच्छा। और एक पुलिस स्टेशन में डीबी थाने का इंचार्ज है। और वो पढ़ाई में वैसे ही बहुत अच्छा था, तो बस हम लोग भाइयों ने दोनों तीनों भाइयों ने जो किए, तो उसके लिए वो आगे बढ़ता गया। उसको पूरा स्पेस दे दिया हमने कि बात तू झाड़ू मत मार, तू अपना काम कर। तो आज वो अधिकारी है, अधिकारी रैंक का है। तो हमारी भी छाती चौड़ी हो जाती है कि हमारे घर में एक पीएसआई रैंक का अधिकारी आदमी है। बहुत बहुत अच्छी बढ़िया, खुशी होती बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा आशीष जी, एक चीज बताइए, एक मुकाम हासिल कर लिया और जैसे आपने अपने बारे में बताया कि मात्र 10वीं तक आप पढ़े और 10वीं तक पढ़ने के बाद भी अंत में मजबूरी में आपको भी सफाई के काम में जाना पड़ा, लेकिन उस काम में जाने के बाद की तिरस्कार की जो स्थितियां बनी, उससे जो पीड़ा पैदा हुई, उसको आपने अपनी ताकत बना लिया जी। और आपने नए रास्ते चुने और आज इस मुकाम पे हैं। अब इसके आगे क्या देख रहे हैं? भविष्य के लिए कुछ नया बड़ा करने की सोचते हैं क्या? भविष्य के लिए यही करना चाहता हूँ सर कि आराध्या ज्वेलर्स की पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया में एक एक शाखा हो, क्योंकि हमने उसमें ऐसी यूनिक यूनिक योजनाएं निकाली जो हमारे समाज के लिए भी फायदेमंद है। आज आपने भी देखा होगा कि हमारा समाज अगर शादी ब्याह में करता है तो कम से कम सोने में बहुत पैसा खर्चा करता है, सोने के लिए बहुत पैसा देता है, खरीद के बच्चों को पहनाने के लिए, जवाई को देने के लिए बहुत खर्चा करता है। तो हमने उसमें एक सिस्टम नया निकाल दिया है कि आप गोल्ड को फाइनेंस में लेके जाओ। आप जैसे गाड़ी खरीदने जाते हैं, वहां पे पेपर देते हैं, डाउन पेमेंट देते हैं और सोना घर लेके जाते हैं। सेम सिस्टम हमने बनाया है कि भाई अगर आपको 1 लाख का भी सोना लेना है तो आप 20,000 भरो। 80,000 रुपए में आपका 20,000 टेंट का होता, 20,000 कैटरिंग का होता, 20,000 बाकी चीजों का होता। उतना पैसे में आपका दूसरे काम निकल जाते, आपको बाकी ठिकान से पैसे लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही इसमें आपका काम हो जाता है। तो ये हम धीरे धीरे स्कीम को सामने बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा। ये तो व्यापार की बात हुई, आपने एक बड़ी सफलता है और मैं मानता हूं ये आपके अपने समाज के लिए आप एक बहुत अनुकरणीय उदाहरण है। और ये बहुत, जब मैं पहली बार नागपुर में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तो मुझे अचानक से लगा था कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो एक जी चीज बताइए, आप तमाम सारे सामाजिक कामकाज में भी बहुत शिद्दत से शामिल हैं, उनके बारे में जी बताइए, उसमें क्या क्या सामाजिक शामिल? कार्यों में जैसे अपने धार्मिक कार्यों का तो है, जैसे दही हांडी वगैरह हम लोग काम करते हैं, जिसमें सभी लोग समाज के लोग एकत्रित होके वो कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से आगे आगे बढ़ाते हैं। साथ में हमारे जो रोड है संगम की रोड, वहां पे हम लोग रंगोली कंपटीशन करते हैं, जिससे महिलाओं को, अपने समाज की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिसाद मिले और ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा लोगों में घुले मिले। इस वजह से हम लोग वो भी एक कार्यक्रम करते हैं। और बहुत से कार्यक्रम धीरे धीरे समाज के प्रति लोगों के लिए हम लोग करते रहते अच्छा आशीष जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। आपने तो अपना रास्ता चुन लिया और आप उसमें एक सफलता के मुकाम पे पहुंचे। आपके चुनने से आपके पूरे परिवार को भी वो रास्ता मिल गया और सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब हैं। नए युवा आपके समाज के
इस दिशा में जाने का सपना देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भटक जाते हैं क्योंकि तमाम जानकारियों का अभाव उनके पास बहुत ज्यादा है। जैसे अभी सरकार की तमाम सारी जो स्कीम है, चाहे स्टार्टअप हो या शेड्यूल कास्ट, समाज कल्याण मंत्रालय के पास स्टार्टअप की बहुत सारी योजनाएं हैं। पिछले 4-5 साल में दलितों को के लिए विशेष तरह के अपने खुद के व्यापार शुरू करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आई हैं। और इसमें एक बड़ी बात जो दिखती है कि हमेशा से दलित समाज के सामने, चूंकि संसाधन विहीन समाज है, वो जब भी किसी व्यापार को करने की सोचता था तो उसके सामने बड़ी समस्या पैसे और संसाधन जुटाने की थी। और जब वो इनके लिए और वो जब इनके लिए बैंक के पास जाता था तो होता यह था कि कोई गारंटी लेके आओ। अब संसाधन विहीन समाज से जुड़ा व्यक्ति गारंटी कहाँ से लेके आएगा? ये एक बड़ा क्राइसिस था। लेकिन अभी जो सरकार ने तमाम शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए जो स्कीमें लाई हैं, स्टार्टअप वगैरह की स्कीमें, इस पे सरकार कह रही है कि आप आए, अपना व्यापार शुरू करें, आप अपनी इंडस्ट्री लगाएं, आप अपनी कंपनी लगाएं, आप अपनी फैक्ट्री लगाएं, और आपको जो गारंटी देनी है बैंक को, उसकी गारंटर सरकार बन रही है। मतलब आप अपना प्रपोजल बनाएं, सबमिट करें, और जब गारंटर की बात है तो वहां पे सरकार गारंटर के रूप में खड़ी है। लेकिन जो तमाम अनुभव आ रहे हैं पूरे देश भर से, अभी तक इस दिशा में कुछ बड़ा काम नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि जो तमाम नौजवान जिन्होंने इस पे प्रयास किए, वो सफल यूं नहीं हो पाए क्योंकि पूरा का पूरा हमारे यहाँ का जो तंत्र है वो बहुत बुरी तरह जातिगत मानसिकता से ग्रस्त है। तो जब वो बैंक में जाते हैं तो वहां बैंक मैनेजर उनकी जाति सुनते साथ ही उनको लौटा देता है। कोई ज्यादा तेज हुआ तो बैंक कह देता है ठीक है लाओ हम कर देते हैं, लेकिन हमें गारंटी दो, ले दे के फिर वही फंस जाते हैं। तो ऐसे समय में आप जैसे लोग जो एक महत्वपूर्ण जगह तक पहुंच गए हैं, आप बहुत वेल कनेक्टेड भी हैं, आप महाराष्ट्र की राजनीति के बहुत सारे लोगों से बहुत कनेक्टेड भी हैं, नागपुर में अपना एक प्रभाव रखते हैं, तो क्यों नहीं आप इस दिशा में सोचते हैं कि आप अपने समाज के लड़कों को, युवाओं को, बच्चियों को, उनके लिए कुछ इस तरह के प्रयास करें जिससे कि वो सामूहिक तौर पे कुछ करने के लिए आगे बढ़े। बिल्कुल सर, आप मुझे गाइड कीजिए, मैं उस हिसाब से बराबर करता हूँ सर, क्योंकि जितना प्रभाव है आज महाराष्ट्र की राजनीति में, वैसे भी महाराष्ट्र के वो सम्मानीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे, वो सभी समाज को सर्वधर्म सम्मान को लेकर साथ में चलते हैं। तो उनसे हमारे भी लोग हैं यहाँ पर, जिला प्रमुख है हमारे मानमोड़े साहब, वो भी बहुत बड़े व्यापारी है। हम लोग जितना कर सकते हैं, अपना जो प्रभाव जमा सकते हैं, और जिस हिसाब से हमको उनको बैंक मैनेजर से बात करनी है या उनसे काम करवा के लेना, हम लोग पक्का करेंगे। आप सिर्फ गाइड कीजिए, क्या क्या करना है बताइए, हम तुरंत दौड़ेंगे सर। निश्चित तौर पे इसके लिए कभी हम लोग किसी समय बैठ के बातचीत करेंगे। तो साथियों, ये थे आशीष मनपिया, एक सफाई मजदूर के बेटे होने के बाद खुद भी मजबूरी में सफाई के काम में लगना पड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वो तमाम तिरस्कार, भेदभाव, उत्पीड़न जो उन्हें समाज से मिला, वो उससे उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया, बल्कि उससे अपनी ताकत बना ली, और आज वो एक सफल व्यापारी के रूप में नागपुर में मशहूर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आशीष सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने समाज के लोगों को केंद्र में रख करके नए नए ढंग से प्रयास भी करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष भाई, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं जल्दी आपसे और संपर्क करूंगा। आगे भी आप जैसे लोग अगर आपके संपर्क में हो तो जरूर बताइएगा, हम उनको भी लाएंगे। उद्देश्य यहाँ ये है कि आज जरूरत है श्रमजीवी समाज से हमको एक उद्यमी समाज में बदलने की, और इसके ध्वजवाहक या इसके मशाल वाहक आप जैसे लोग निश्चित तौर पे हो सकते हैं। इसका आपने बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।